नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 8 बजने वाले हैं और इस वक्त एडिटर्स पोल खास प्रोग्राम न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। विधानसभा के ठीक बाहर हैं हम। जी हां, ये वही विधानसभा है जहां पर 199 विधायकों की किस्मत का फैसला हो चुका है। जनता ने अपने जो जनादेश हैं उसे ईवीएम में कैद करा दिया है और आज हम चर्चा करने वाले हैं वोटिंग परसेंटेज पर। चर्चा इसीलिए जरूरी है क्योंकि आंकड़ों पर नजर डालेंगे। जब से परसेंटेज सामने आए हैं लगातार लोग गणित लगाने में जुटे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बन रही है इन परसेंटेज के जरिए। तो हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, एडिटर्स का सर मौजूद हैं आज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ इस डिबेट की शुरुआत करनी चाहूंगी। टोटल परसेंटेज जो इस बार रहा वोट शेयर वो आपको बता दें 75.45%। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी हां, महिला जो परसेंटेज सामने आया जहां पर महिलाओं ने भागीदारी निभाई, वोटिंग किए, वो आंकड़ा है 74.72%, जबकि पुरुष जो थे वो 74.53% ही मतदान करने पोलिंग बूथ तक पहुंचे। थोड़ा ही फर्क है लेकिन एक बड़ा फर्क इसलिए क्योंकि महिलाओं ने जन भागीदारी निभाई है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भरतपुर संभाग को संभालेंगे, चर्चा भरतपुर संभाग पर करेंगे, अवधेश आकोदिया जी हैं, विशेष संवाददाता दैनिक भास्कर से। बताएंगे कि भरतपुर संभाग में क्या है गणित। जोधपुर संभाग को देखेंगे, मनीष गोधा जी बताएंगे यहां पर क्या खास रहा। चर्चा करेंगे उनसे, स्टेट ब्यूरो चीफ हैं दिसूत्र से। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजमेर संभाग की बात करेंगे अंकित तिवारी से, मैनेजिंग एडिटर हैं चौक मीडिया से। चर्चा और भी मेहमान है हमारे साथ, उनसे भी करेंगे। बीकानेर संभाग की बात करेंगे, रोहिताश रिपसवाल जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग एडिटर झलको मीडिया से। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका भी आपसे परिचय करा देते हैं। कोटा संभाग की बात करेंगे हम इस वक्त। रघु आदित्य जी हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। स्टेट एडिटर हैं पंजाब केसरी के। और साथ ही साथ चर्चा और भी होगी। सबसे पहले बात न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से करते हुए। सर, ये जो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मकसद क्या है, आज क्या बात करने वाले हैं हम? प्रियंका, देखिए राजस्थान में चुनाव हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं और इस वीकेंड पर ये रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन काउंटिंग होगी दोपहर तक ये पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। इस बीच में हमारे पास में अलग अलग जगहों से फोन आ रहे हैं, हमारे पास में कई तरह की क्वेरीज आ रही हैं, सोशल मीडिया पर हमारे पास में पोस्ट आती है तो उसमें हमारे पास पर्सनल मैसेजेस आते हैं। वो ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार किसकी बन रही है। वो कहते हैं कि आप मीडिया हाउस से हैं, आपके सब जगह सूत्र हैं, आपके सब जगह रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है, तो आपके पास में कुछ ना कुछ एक तस्वीर होगी कि किसकी सरकार आ रही है। तो हमने न्यूज 18 राजस्थान ने ये सोचा कि क्यों एक अकेली ही मीडिया हाउस या किसी एक पर ही क्यों निर्भर रहा जाए। हम फिर उस विचार से पूरे राजस्थान के जो टॉप मीडिया हाउसेज हैं, आप देखिए सभी ये लोग हैं, प्रिंट से हैं, जो नया मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो एडिटर्स हैं उनको हम अपने साथ लेकर के आए। और अब ये सब अपने ये जो सब लोग हैं इनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है ऐसे चुनाव देखने का, कवर करने का, कि उन्होंने 8 चुनाव कवर किए हैं। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो कोशिश है वो ये है कि इन सब का अनुभव, इन सबके जो लोगों का विश्वास रहा है, हम उन चेहरों को यहां पर लेकर आए, इस मंच पर लेकर आए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वो अपना एक्सपीरियंस, अपने जो इनके खुद के रिपोर्टर्स हैं, इनकी खुद की टीम है जो पूरी राजस्थान में फैली हुई है, उनसे जो इनके पास में इनपुट आया है उससे हम एक इंसाइट पाने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को देने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 3 तारीख को क्या होने वाला है। और इसी का ये रिजल्ट है हमारा ये एडिटर्स पोल।
तो आज बात होगी आंकड़ों पर, वोटिंग परसेंटेज पर हम नजर डालेंगे। 7 संभाग, हालांकि आपको बताते चले कि नए जिलों के ऐलान के बाद कुल 10 संभाग हो चुके हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में 7 संभागों पर ही वोट्स पड़े हैं और इन 7 संभागों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, कुछ ही समय में हमारे साथ जयपुर संभाग को देखने के लिए सुभाष शर्मा जी भी जुड़ेंगे, एडिटर इन चीफ इवनिंग पोस्ट से। लेकिन आज चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अवधेश जी आपसे करते हुए, चूंकि हमने सबसे पहले बात उस इंटरेस्टिंग फैक्ट की कि महिला सबसे बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंची, अपने मतों का प्रयोग किया। कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि जहां एक और बीजेपी ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया, कहती है हम महिला सशक्तिकरण करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है और महज 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। क्या लग रहा है, रुझान किधर होगा महिलाओं का? बिल्कुल, देखिए, जो प्रदेश की आधी आबादी है उसको साधने के लिए दोनों तरफ से प्रयास किए गए थे, दोनों पार्टियों ने उसके प्रयास किए थे। और जिस तरह से पुरुष मतदाताओं के मुकाबले उनका मतदाता प्रतिशत ज्यादा रहा है, वो निश्चित रूप से एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड किस पार्टी के पक्ष में जाता है उसका अभी केवल कयास उसके बारे में लगाए जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं ने कुछ ना कुछ सोचकर अपने मत का प्रयोग किया होगा। अब उसका किस पार्टी को फायदा होता है, किस पार्टी को नुकसान होता है, ये जब चुनाव नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन यहाँ ये निश्चित रूप से जो हमारे राजस्थान की महिलाएं जो आधी आबादी है, उनका जो मतदान प्रतिशत रहा है, उनके लिए उनको बधाई देनी चाहिए, क्योंकि वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जागरूक निकली और उन्होंने अपने ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ओवरऑल जो परसेंटेज रहा, भरतपुर की बात करेंगे क्योंकि हम संभागवार जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि परसेंटेज जो रहे, वोट शेयर जो रहे, वो क्या किस ओर इशारा करते हैं। भरतपुर का जो वोट परसेंटेज रहा वो क्या कह रहा है? देखिए, भरतपुर में यदि पूरे संभाग की बात करें तो मामूली बढ़त 2018 के मुकाबले इस बार हुई है, लेकिन कई सीटों पर बहुत ज्यादा बढ़त है, जहां पर जो सीटें मानी जाती हैं कि ध्रुवीकरण की सीटें। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि कामा सीट, जहां पर ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है भरतपुर संभाग में, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन जो नगर सीट है वहां पर डबल डिजिट में ग्रोथ हुई है। तो एक पैटर्न इससे ये समझ में आता है कि जहां पर बाइपोलर फाइट नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और त्रिकोणीय मुकाबला है, या कोई दूसरी पार्टी का या कोई बागी खेल बिगाड़ रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, 19 सीटें हैं भरतपुर संभाग में, 4 जिले आते हैं, सबको पता है ये, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 19 सीटें हैं भरतपुर संभाग में, और 19 में से 9 सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष है, और 10 सीटों पर ही जो है वो बाइपोलर फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो देखिए, बागी भरतपुर में तो खेल बिगाड़ रहे हैं। मनीष जी, जोधपुर की बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सीट है, सरदारपुरा सीट, वहां कम वोटिंग हुई है। साथ ही साथ कई ऐसे और मंत्री हैं, बड़े मंत्री, जहां पर वोट प्रतिशत कम रहा। ये आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की सीट पर वोटिंग परसेंटेज कम होने का तो एक ऑब्वियस सा रीजन ये माना जा सकता है कि आमतौर पर ये होता है कि बड़े चेहरे के सामने कोई छोटे चेहरे ही होते हैं, मतलब ऐसे बड़े चेहरे होते नहीं है, तो वहां पे वोटर कुछ उदासीन सा हो जाता है कि ठीक है, हम वोट दे रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो भी ठीक है, अगला जीतेगा तो सही। तो उस तरह की एक स्थिति है। लेकिन जोधपुर संभाग की हम ओवरऑल बात करें तो निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज वहां पे चिंताजनक है। मतलब अपने आप में मैं मानता हूँ, मतलब ठीक है, ठीक ठाक सी वोटिंग हुई है कुछ जगहों पे, लेकिन फिर भी लगभग यदि हम नागौर जिले को शामिल करते हैं जोधपुर संभाग में, क्योंकि नागौर को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, अजमेर की जोधपुर मारवाड़ का हिस्सा माना जाता है, उसको हम यदि शामिल करते हैं तो 20 सीटें हैं, मतलब 43 सीटें टोटल मान सकते हैं उसमें, और 20 सीटों पर माइनस में वोटिंग है, मतलब माइनस पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और जिसको कहता हूं मैं चिंताजनक भी है अपने आप में। और उनमें सरदारपुरा की सीट भी है, तो खींवसर की सीट भी है कि जहां पे नागौर से जो मतलब आरएलपी के जो संयोजक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे ओसिया की सीट भी है जिसपे दिव्या मदेरणा चुनाव लड़ी हैं। तो बहुत सारी, उसमें बायतू की सीट भी, इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं कि जहां पे माइनस में वोटिंग हुई है। और ये एक चीज सर, चूंकि आप बता रहे हैं कि चिंताजनक है ये, आप वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, कारण कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ठीक है, सरहदी इलाके के अंदर, हालांकि इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि जैसलमेर और बाड़मेर की जो सीटें हैं
मतलब वहां पे काफी अच्छी वोटिंग भी हुई है। मतलब जैसलमेर और बाड़मेर जो बिल्कुल सरहदी इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, पोखरण में 87.79% गया है वोटिंग। हालांकि पिछली बार से कम है, माइनस में है, लेकिन बहुत अच्छी पोलिंग है। जैसलमेर सीट पर इटसेल्फ बहुत अच्छी पोलिंग है। बाड़मेर में कुछ सीटों पर बहुत अच्छी पोलिंग है, 80% के ऊपर पोलिंग है। लेकिन इधर के इलाके में, खासतौर पर जोधपुर जैसे बड़े शहर में, जो कि जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर है, या नागौर में, इस तरह का नागौर जो कि राजस्थान का पॉलिटिकली सबसे वाइब्रेंट जिला माना जाता है, जहां के लोगों की समझ, राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, वहां पे पोलिंग का कम होना, मेड़ता में, खींवसर में, इवन नागौर में, जहां पे ज्योति मिर्धा जो है चुनाव लड़ रही है, मिर्धा फैमिली, तो उन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज कम होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि लोगों में एक कंफ्यूजन था शायद किसी तरह का, और शायद मतलब जिसको कह सकते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी की बात भी हम रेगुलर कर रहे हैं, मतलब इस चुनाव के अंदर विधायकों के प्रति। तो जिन सीटों पर, और ये एक फैक्ट आया भी है कि जो सिटिंग एमएलएज थे कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, उनमें अच्छा खासा, मतलब कई कई जगहों पर 55% के आसपास एंटी इनकम्बेंसी का असर भी दिखा, वोटिंग कम हुई है। इन सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मतदाता कहीं ना कहीं कुछ भ्रमित सा है, वो डिसाइड नहीं कर पाए। नागौर जैसे जिले में यदि कई सीटों पर वोटिंग परसेंटेज कम है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत रोचक सा चुनाव और रोचक सा चुनाव परिणाम हम देखेंगे आने वाले टाइम में। तो रोचक सा चुनाव परिणाम आने वाले दिनों में देखेंगे। 3 दिसंबर का वो दिन जब चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। अब बात अजमेर की करेंगे। अंकित जी, सबसे पहले बात मुद्दों की, क्योंकि जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, या यूं कह लो उससे पहले से ही, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। महिला सुरक्षा, पेपर लीक, भ्रष्टाचार। कह रहे हैं कि 3 दिसंबर और कांग्रेस छूमंतर दिख रहा है क्या ऐसा? देखिए, अजमेर ऐसा संभाग है जहां पर बीजेपी हावी रहती है, लेकिन छूमंतर वाली बात कहूं तो 29 सीटें हैं और छूमंतर ऐसे हो जाए वो संभावना कम है। मुद्दों का आपने जिक्र किया, सबसे बड़ा मुद्दा था राज बदलेगा या रिवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और यहां अशोक गहलोत का गारंटी वाला चेहरा, इन दो मुद्दों का कितना अजमेर संभाग में असर हुआ है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर भी आप देख सकते हो कि अजमेर संभाग वो संभाग रहा है जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं ने एक से ज्यादा सभा की है, और शुरुआत भी कैंपेनिंग की भी ज्यादातर अजमेर संभाग के इलाकों में कई नेताओं ने की है, बड़े नेताओं की अगर मैं बात करूं। और ये वाला इलाका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इस इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। गुजर, ब्राह्मण, और अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम सीटें भी ऐसी महत्वपूर्ण है। अजमेर दरगाह वहां पर है और साथ ही पुष्कर तीर्थ इस संभाग में आता है, तो वहां पर ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण वाली बात कितनी चली, ये देखने वाली बात होगी। और अजमेर शहर की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पुराने चेहरों के साथ नए तौर तरीके वहां पर देखने मिले। इस बार राजनीतिक तौर पर एक अच्छी बात पूरे राजस्थान में रही, ना केवल अजमेर संभाग के लिए। अब की बार रीपोल यानी पुनर्मतदान किसी भी बूथ पर नहीं हुआ। 2013 में 128 बूथ थे, 2018 में 7 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ था, लेकिन 2023 मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में शून्य रहा। यह आंकड़ा अच्छा है कि दोबारा से मेहनत करनी नहीं पड़ी। लेकिन अजमेर संभाग के लिहाज से फिर, क्योंकि अगर यहां टोंक की बात करूं तो सचिन पायलट आते हैं। हालांकि उनका पूरा परिदृश्य इस चुनाव में शांत दिखा, लेकिन एक आंतरिक लहर सचिन पायलट के तौर पर पूरे राजस्थान में कांग्रेस राजनीति को घेरे रही और लगातार निगाहों में भी रहे। उनका जब मध्य प्रदेश का दौरा था और उसके बाद फिर राजस्थान में सक्रियताएं रही, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं गुजर एक और नेता के लिहाज से, वहां पर किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला के लिहाज से भी वो सीट महत्वपूर्ण रही। धीरज गुजर प्रियंका के चहेते माने जाते हैं, वो सीट भी इस लिहाज से खास तौर पर थी। भीलवाड़ा इस इलाके में आता है। मिर्धा परिवार की राजनीति भी इर्द गिर्द घूमती है और खास तौर पर यहां पर जो लाडनू सीट है, डीडवाना है, यूनिस खान, चेतन डूडी, और वहां त्रिकोणीय संघर्ष रहा बीजेपी के बीच में। तो ये तमाम सीटें हैं जो इस परिदृश्य पर गहरी निगाहें हैं, और 29 सीटें कम नहीं होती। जो जीतेगा, जो बाजी मारेगा, वो ठीक हमारे पीछे जो विधानसभा दिख रही है वहां पर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा। और इनमें मुद्दे कितने प्रभावी रहे उस पर अगर मैं बात करूं तो उस इलाके में व्यक्ति का चेहरा भी देखा गया है। विधायक जो खुद चुनाव लड़ रहा था उस पर भी वोट डले हैं। मैं खुद वहां जाके आया, करीब मैंने वहां की 13 विधानसभा
कवर करी, वहां पर जाट, राजपूत, गुर्जर और हालांकि ब्राह्मण इस पूरे चुनाव में कंफ्यूज से दिखे, लेकिन बाकी जो जातिगत, क्योंकि राजस्थान में केवल मुद्दे नहीं जाति भी असर करती है, तो उनमें अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मणों के अलावा तमाम जातियों ने तय कर लिया था कि किस उम्मीदवार को जातिगत सपोर्ट के लिहाज से अपर हैंड पे रखना है। सर कह रहे हैं कि जाट फैक्टर मायने रखता है, बिल्कुल, ब्राह्मण, गुर्जर और जाट, और इन्हीं को साधने के लिए कैंडिडेट्स खड़े भी किए गए, बड़ा विचार विमर्श किया गया। अब सर कह रहे हैं कि असर पड़ा है इसका, विधायकों के चेहरों पर भी वोट पड़े हैं, लेकिन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का, उधर से राहुल गांधी, इसका भी असर पड़ा है क्या? सबसे ज्यादा सभा अगर राजस्थान में किसी नेता ने की है, रीजनल और अगर मैं बात करूं नेशनल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। चेहरा उनका था। राहुल गांधी थोड़ा पीछे रहे इस कैंपेनिंग में, बीच में कुछ अदावत सी बातें आई थी, लेकिन सोनिया जी जब यहां पर अपना स्वास्थ्य लाभ लेने आई तो राजस्थान को भी उसका लाभ मिला। कुछ सभाएं की, लेकिन उन सभाओं में एक बयान जो पनौती वाला था वो संभवतः असर करता हुआ दिखा है। बीजेपी समर्थकों ने, आईटी सेल ने इसे थोड़ा ऊपर उठाया कि प्रधानमंत्री को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री जी का एक मुद्दा कि वोट जो ईवीएम का बटन ऐसे दबाइएगा, वो भी असर करता हुआ दिखाई दिया। यहां पर जो भाषण दोनों बड़े नेताओं के रहे, उन्होंने अपने अपने सेगमेंट में असर डाला, लेकिन इसमें भी मैं अपर हैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूंगा कि उन्होंने अपनी जबरदस्त सभाओं के जरिए वोट को पोलराइज करने का, अपने पक्ष में लाने का, और राजस्थान में मिशन 2024 से ठीक पहले सेमीफाइनल की तरह इसे लेते हुए यह चुनाव लड़ा है। हालांकि परिणाम अभी आने बाकी है। ये राजस्थान में पहली बार है कि मतदान से ठीक पहले भी कंफ्यूजन था कि कौन सी पार्टी जीतेगी, और मतदान के बाद भी क्लियर कोई नहीं कह सकता। हालांकि ये बात सामने आती है कि जो रिवाज का ट्रेंड है वो राजस्थान में बना हुआ है, लेकिन 3 दिसंबर को फैसले कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो 23 की डगर, 24 पर नजर। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विधानसभा चुनाव है उसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। रोहिताज जी, बीकानेर की बात करेंगे। मुद्दे कई सारे रहे। जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तो कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें उल्टा करके सीधा करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना हावी रहा, और वो कौन सा बड़ा मुद्दा जिनके दम पर लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे, मत का प्रयोग किया? मुझे लगता है इस बार सबसे ज्यादा, जैसे अगर कांग्रेस की साइड से मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से वोटर्स को आकर्षित करने का मतलब पूरा प्रयास किया है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे एक ओपीएस है और दूसरा है जो चिरंजीवी है, जिसके माध्यम से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि कुछ, जैसे एक घर के अंदर एक टीचर है तो उसने अपने पूरे परिवार के वोट जस्ट बिकॉज ऑफ ओपीएस उन्होंने पूरे परिवार के वोट डलवाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ने ओपीएस के माध्यम से काफी ज्यादा मात्रा के अंदर वोटों में तब्दील किया। और बात रही भ्रष्टाचार की, ये भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें चुनाव से 5 दिन पहले तक हावी थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के 2-3 दिन बचे उस दौरान ये मुद्दे धीरे धीरे शांत होते चले गए, और जो जातिगत वाला जो फैक्टर है वो हावी होता चला गया। और हर जगह यही रहा कि हमें ये जाति का प्रश्न है, इसको होगा, इसको हम वोट देंगे। या जैसे अभी नोखा की बात करें तो वहां पे सहानुभूति का जो फैक्टर है वो रहा। तो इस तरीके से सारी, तो जाति का जो फैक्टर रहा वो किसके लिए फायदेमंद रहा सर? वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट फायदेमंद रहा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि बीकानेर पूर्व और पश्चिम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो भी हुआ था, उसके बावजूद भी और वहां पे जो वोट का परसेंटेज है वो घटा है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे मतदाता उत्साहित, मोदी जी के जो रोड शो को लेके उत्साहित थे, लेकिन वहां के जो कैंडिडेट है उसको लेके उत्साहित नहीं थे। इस वजह से वो वोट परसेंटेज है वो घटा है। जहां जहां खुद की पसंदीदा जो कैंडिडेट्स थे वहां वहां वोट का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। तो वोट परसेंटेज को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रघु आदित्य जी हमारे साथ हैं, कोटा संभाग पर बात करेंगे। सर, कोटा संभाग कोचिंग सिटी, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा, बीजेपी ने उसे लेकर जमकर कांग्रेस को घेरा। क्या ये मुद्दा हावी रहा और
उन मुद्दों पर भी बात करेंगे सर जो हावी रहे कोटा संभाग में। देखिए, कोटा संभाग में पेपर लीक वाली बात तो कोई चल नहीं पाई, इसलिए कि पहले ही वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस बारे में अपना क्लियर कर दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और प्रशासन भी और वहाँ के जो लोकल नेता हैं वो भी इस पक्ष में थे कि पेपर लीक वाला इशू कोटा में न चल पाए। वहाँ जो पेपर लीक हुआ भी नहीं, कोटा में ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। वहाँ के जो लोकल मुद्दे थे उसमें ईआरसीपी बड़ा मुद्दा था, चला नहीं इस पूरे इशू में कहीं नहीं भी। वो शुरू में चला कि ईआरसीपी को लेकर लड़ेगी कांग्रेस, एक बड़ा कैंपेन चलाएगी, चलाया भी उसने, पर वो ऐसा असर नहीं दिखा पाया। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वहाँ पे था वो अवैध खनन का। एक विधायक अपने मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देता है कि मैं ये अवैध खनन वो कर रहा है, और वो खनन मंत्री है। विधायक का टिकट कट जाता है, खनन मंत्री को फिर टिकट मिल जाता है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अवैध खनन का इशू वहाँ चल ही नहीं पाया, जबकि हरदोई संभाग का बड़ा इशू है अवैध खनन। इसके अलावा एक वहाँ जो लोकल मुद्दे थे वो इस पूरे चुनाव में जो घेरने चाहिए थे उसमें न भाजपा उनको घेर पाए ढंग से, न कांग्रेस घेर पाई। वहाँ